हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आप ये पहला वीडियो आपका है तो प्लीज़ आप पुराने लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इनको शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आपके जो भी सुझाव होंगे आप इस कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन करेंगे, है ना। तो आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ हर लेक्चर के जैसा, ताकि आप थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट को लेके पूरा फ्रेश हो जाइए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनल्स थे, जो सेल ऑर्गेनल्स थे, उनके क्या फंक्शंस थे, किस वे में वो अरेंज थे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, ये सब चीज के बाद, ये सब कंटेंट्स ऑफ सेल और कंपोजिशन ऑफ सेल्स में पढ़ने के बाद हम लोग टिश्यू की तरफ आए थे। और जब हम कंटेंट ऑफ सेल पढ़ रहे थे, जब हम कंटेंट ऑफ सेल की तरफ जब हम स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स थे यहाँ पे। मतलब हमने सेल वॉल से स्टार्ट करके फ्रॉम द लास्ट अप टू द माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन, ये सब हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था, हमने एक ब्रीफ क्लोरोप्लास्ट को भी लिया था, हम प्लास्टिड की तरफ भी थोड़ा सा बढ़े थे। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे उनका क्या एक एग्जैक्ट फंक्शन हो सकता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट कर रहा है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को हमने देखा था प्रोटीन फॉर्मेशन में, लिपिड फॉर्मेशन में। और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड किया था। स्मूथ के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे उनके सरफेस पे, जिसमें हमने वैनिला आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस रफ है, ग्रैनुलर अपीयरेंस है उनके सरफेस का। ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट दिखते हैं, ग्रैनुलर शेप दिखता है वहां पे, जिसकी वजह से उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि हम RER किसे कहेंगे, सेर और रेर किसे कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जब हमने पूरे ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था, तो सेल्स के बाद हम टिश्यूज की तरफ बढ़े थे और टिश्यू को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली अ टिश्यू इज। ये एक जो टिश्यू है इसे क्या कहते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टिश्यू है इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यू है ये कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं। ये टिश्यूज क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जब सेल नंबर बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं, क्योंकि फाइनली जब टिश्यू फॉर्म होगा तभी ये ऑर्गन फॉर्म करेंगे, और जब ऑर्गन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म होंगे तब जाकर के एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो टिश्यूज में बढ़ने के बाद हमने आपको बताया था कि ये जो टिश्यू है ये 4 टाइप्स का होता है। ये टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। पहली जो कैटेगरी हमने बताई थी आपको वो थी एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू इज द वन कैटेगरी। द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो दूसरी कैटेगरी थी वो कनेक्टिव टिश्यू की थी। और थर्ड कैटेगरी जो थी यहाँ पे ये मस्कुलर टिश्यू की है। और द फोर्थ वन इज व्हाट, द नर्वस टिश्यू। द फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। अब हमें अलग अलग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें 4 टिश्यूज क्यों चाहिए, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हमने कंटिन्यू नहीं किया था, तो इस लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 4 टिश्यूज ही नहीं, इनके और फर्दर भी क्लासिफिकेशंस होंगे, ये इनके अलग अलग लोकेशंस होंगे, हर टिश्यू का एक अलग अलग फंक्शन होगा, जिसके बेसिस पे फंक्शन को भी हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, फर्दर व्हेन दे गेट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड
they further going to provide a very unique function to the body of the organism, है ना, कि जब तक ये सेल्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो एग्रीगेट नहीं होंगे, वो एक जगह रीअरेंज नहीं होंगे सिस्टमेटिकली, तब तक वो टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकते। और जब तक वो टिश्यू नहीं फॉर्म करेंगे तो सेल का एक सिर्फ यूनिक फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक सेल कितना फॉर्म करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी तो बढ़ानी है, सेल से टिश्यू लेवल पे आना है। तो सेल से जब टिश्यू फॉर्म होगा तो एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो वहां पे दे सिंपली रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, और वी कैन से दे रिक्वायर डाइवर्सिफाइड फंक्शन फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के सपोर्ट के लिए वो अलग अलग तरह के फंक्शंस करेंगे, अलग अलग फंक्शन सपोर्ट करेगा, और ये जो सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है उसे हम टिश्यू कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन गेट अरेंज सिस्टमेटिकली अरेंज, दे फर्दर प्रोवाइड्स अ वेरी यूनिक फंक्शन। हर एक टिश्यू एक यूनिक फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एपिथेलियल टिश्यूज सारे टिश्यूज का फंक्शन कर लेगा, कनेक्टिव टिश्यूज बाकी के फंक्शंस कर लेगा, मस्कुलर बाकी के कर लेगा, नहीं, एपिथेलियल टिश्यू अपना एक अलग फंक्शन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू का एक अलग फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू का एक अलग फंक्शन है, नर्वस टिश्यू का एक अलग फंक्शन है। हर टाइप ऑफ टिश्यू जो है यहाँ पे दे हैव अ वेरी यूनिक फंक्शन। वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको टाइप्स ऑफ टिश्यूज बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा, ताकि टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ विथ बायोलॉजी आपको ये सारी चीजें यूज में आती रही। आप बार बार इस लेक्चर को देख सकते हो, बार बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। ये जो टिश्यूज की जो हम कैटेगरी देखेंगे, ये हम जानते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। हम इसे 4 टाइप्स में इसे हमने क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। और इसमें से जो चारों टाइप्स होंगे, द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, द सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, the third one is muscular tissue, and the fourth category is nervous tissue। ये 4 टाइप्स हम समझ गए हैं, और हमने टिश्यूज को कैसा डिफाइन किया था, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर द ग्रुप ऑफ, कैसे सेल्स हैं भाई, तो दे आर सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, all cells performing the same kind of function, performing unique function, है ना। टिश्यू को हमने ऐसा डिफाइन किया है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग यूनिक फंक्शंस व्हिच ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। सो दैट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज इज on the basis of, it is on the basis of, on the basis of different types of structure and function, different types of structure and function। ये जो चारों टिश्यू की जो कैटेगरी है, ये कैटेगराइज किए गए हैं on the basis of their structure, on the basis of structure and function। They are classified into 4 categories on the basis of structure and function, जिसमें ये जो एपिथेलियल टिश्यू है थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है, इसकी थोड़ी वास्ट कैटेगरी है, कनेक्टिव में भी कैटेगरी है, मस्कुलर में भी है, नर्वस में मैं आपको कोई ब्रांचेस बना के नहीं दूंगा,
बहुत शॉर्ट ब्रांच होगा इनका, बाकी इनकी जो ट्री बनेगी वो थोड़ी लंबी बनेगी। बिफोर कमिंग टू द फर्दर क्लासिफिकेशन, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडोडर्मल और मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल लेयर। ये क्या है भाई, मैंने ये तीन टर्म अलग लिखा है, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसलिए आगे भी ये यूज होगा, है ना। तो ये जो टर्म्स हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज ये 3 लेयर फॉर्म होता है। कितने लेयर्स फॉर्म होते हैं भाई? 3 लेयर फॉर्म होता है, जिसको एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, this all 3 layers are responsible for the formation of complete different types of cells and organs. ठीक है, तो जो सबसे बाहर का लेयर है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्टोडर्म लेयर, इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म लेयर। द मिडिल लेयर इज व्हाट कॉल्ड एज मेसोडर्म लेयर, and the innermost layer is what called as endoderm layer। जो सबसे अंदर का लेयर है उसे हम एंडोडर्म लेयर कहते हैं, जो बीच की लेयर है उसे हम मेसोडर्म कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है इज व्हाट कॉल्ड एज एक्टोडर्म लेयर। तो कहीं ना कहीं जब ये 3 लेयर रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन के लिए, आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो कोई ऑर्गन एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, मतलब वो एक्टोडर्म लेयर से बनेगा। कुछ जो स्ट्रक्चर है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन होगी, मतलब वो मेसोडर्म लेयर से बनेगा। कुछ जो स्ट्रक्चर है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन से होगी, मतलब वो एक्टोडर्म लेयर ही उसे फॉर्म कर सकता है, बाकी दोनों लेयर उसके फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब तीनों का अलग अलग एक फंक्शन है, कहीं क्यूमुलेटिव फंक्शन भी है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, दे मे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्मल लेयर, ये इस लेयर से भी फॉर्म हो सकता है, मेसोडर्मल लेयर यहां से भी फॉर्म हो सकता है, और एक्टोडर्मल लेयर बाहर के लेयर से भी फॉर्म हो सकता है। ये एपिथेलियल टिश्यू की बात हो गई। जब हम इधर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे तो इस कनेक्टिव टिश्यू में these two both, मैं लिख देता हूं, ये दोनों भी, these two they are originated from the mesodermal layer। mesodermal layer is responsible for their फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो मेसोडर्म लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू को भी फॉर्म करेगा, और यही लेयर मस्कुलर टिश्यू को भी फॉर्म करेगा। एपिथेलियल के केस में क्या है कि ये मेसोडर्म से भी फॉर्म हो सकता है, एक्टोडर्मल लेयर मे आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एंड एंडोडर्मल लेयर एज वेल रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बट कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म होगा वो मेसोडर्मल लेयर से ही होगा, मस्कुलर टिश्यू जो फॉर्म होगा वो मेसोडर्मल लेयर से ही फॉर्म होगा। नाउ कमिंग टू द नर्वस टिश्यू, ये जो होगा दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। इनका ऑरिजिन क्या होगा भाई? तो एक्टोडर्मल लेयर होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस टिश्यूज। तो अब आपको मैं एक छोटा सा शॉर्ट में थोड़ा बताने की कुछ कोशिश करता हूं कि ये सबके अलग अलग फंक्शन कहां हैं। जैसे ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक तरह का प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करेगा। मैं इसे रेज कर देता हूं। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है दे जनरली फंक्शंस इन
प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में फंक्शन करेगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल में फंक्शन भी करेगा, प्लस इसके सिक्रीशन भी फंक्शन है। दे ऑल्सो फंक्शंस इन सिक्रीशन ऑफ समथिंग एज वेल, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स एज वेल। ये प्रोटेक्शन में फंक्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन में भी फंक्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मटेरियल्स, मिनरल्स, और सिक्रीशन भी, लाइक कुछ हार्मोनल सिक्रीशन होगा, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, वो भी सिक्रीशन, जो कुछ जूसेस होंगे अपनी बॉडी में, डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस या अदर इम्यून रिलेटेड सिक्रीशंस, वो भी इसमें ग्लैंडुलर, एक तरह से कहें ग्लैंडुलर सिक्रीशन का काम एपिथेलियल टिश्यूज करेगा। कनेक्टिव टिश्यू एज द टर्म इंडिकेट्स, ये दो पार्ट को कनेक्ट करेगा। इसमें हम ब्लड और लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम टेंडन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में जो कनेक्शन का काम करेगा, जो सपोर्ट का काम करेगा, वो फंक्शन होगा कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हुआ भाई? ये सपोर्ट में फंक्शन करेगा। किसमें फंक्शन करेगा? ये सपोर्ट करेगा, ये कनेक्टिविटी देगा, ये कनेक्टिविटी देगा, और कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रांसपोर्ट में भी फंक्शन करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी फंक्शन करेगा कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल का हमने क्या देखा? ये प्रोटेक्शन देगा, ये एब्जॉर्प्शन में फंक्शन कर सकता है, ये सिक्रीशन में फंक्शन कर सकता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ये कनेक्टिविटी देगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। एज फॉर एग्जांपल हम ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन में फंक्शन करता है, ये हार्मोन्स के भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फूड जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, उनके भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ब्लड ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर ब्लड की कमी हो जाए तो बॉडी वीक हो जाती है, वो बॉडी धीरे धीरे सेनेसेंस फेज को गेन करने लगती है। तो ये कनेक्टिव की बात हो गई। तो मस्कुलर क्या कर रहा है भाई? मस्कुलर का क्या काम है? फिर मस्कुलर कहां फंक्शन करेगा? तो ये जो मस्कुलर होगा, ये मस्कुलर सेल्स ये मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स मूवमेंट, it supports movement and locomotion. इंटरनल मूवमेंट हो, पूरे बॉडी की मूवमेंट हो, ये सपोर्ट करेगा मस्कुलर टिश्यू। और जब नर्वस की हम बात करेंगे तो ये जो नर्वस टिश्यू होगा, दे जनरली फंक्शंस इन कंडक्शन, मतलब ये कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस लिख देते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंपल्स। चाहे तो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ये कंडक्ट करेगा या केमिकल के फॉर्म में। लाइक जब इलेक्ट्रिकल की बात हो गई, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में मैसेजेस प्रोवाइड करेगा एक सेल से दूसरे सेल के तरफ, ये कंडक्शन का काम करेगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई मच्छर अपने को काटता है इस हाथ में, तो ये मैसेज यहां से ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन फिर दूसरे हाथ को कमांड देता है कि इससे स्लैप करो, फिर इसको थोड़ा सा खुजली भी यहां पे करो क्योंकि भाई बहुत जोर से काटा है। तो ये मैसेज यहां से यहां गया, यहां से इस हाथ तक आया, और इस हाथ से फिर यहां तक कांटेक्ट हुआ। तो ये जो फीलिंग आई, ये जो सेंस आया, दैट इज ड्यू टू द नर्वस टिश्यू, जहां पे हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे।
बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक अलग फंक्शन कर रहा है, इनका ओरिजिन भी डिफरेंट है। ये एक एंडोडर्मल ओरिजिन भी हो सकता है, इट कैन बी मेसोडर्मल ओरिजिन, इट कैन बी एक्टोडर्मल ओरिजिन एज वेल। But when we move to the connective tissue and muscular tissue, they both have a common origin and this is what the mesodermal origin. ये दोनों भी मेसोडर्मल लेयर से फॉर्म होंगे। और जब हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब एक्टोडर्मल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। एक्टोडर्मल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। और सबके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हैं, फंक्शन तो डिफरेंट है ही। ये तो हम देख चुके हैं कि भाई ये प्रोटेक्शन में फंक्शन करेगा, जो बाहर की बाउंड्री है, मतलब ये फॉर्म करेगा कहां, इट फॉर्म्स द आउटर और इनर लाइनिंग। चाहे सबसे ऊपर की बात हो या किसी ऑर्गेनल का जो बाहर की कवरिंग हो और अंदर की कवरिंग हो, वो एपिथेलियल टिश्यू का काम है कि वो उसे फॉर्म करेगा। जैसे स्टोमक की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टोमक लेता हूं, ठीक है, तो ये जो स्टमक है, इस स्टमक का ये बाहर पार्ट ही है, ये ऐसा कवर है। तो जब ये ऐसा कवर है तो ये इसका बाहर का पार्ट हुआ और ये अंदर जो हुआ ये इसके अंदर का पार्ट हुआ। तो बाहर की जो लेयर होगी और अंदर की जो लेयर होगी, ये फॉर्म करने में जो काम करेगा ये एपिथेलियल टिश्यू का काम होगा। प्लस यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस भी सिक्रेट करता है, सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। और ये जो जूसेस का सिक्रेशन करता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं, एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर formed of epithelial tissues. They are the modification of epithelial tissues. ओके, कनेक्टिव टिश्यूज में हमने सपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात की है, जहां पे हम एग्जांपल में ब्लड ले सकते हैं, जहां पे एग्जांपल में हम लिम्फ ले सकते हैं, जहां पे एग्जांपल में हम बोन्स ले सकते हैं, हम टेंडन्स ले सकते हैं, लिगामेंट ले सकते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो स्केलेटन से रिलेटेड होंगे, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने से रिलेटेड होंगे, ये उसका काम होगा कनेक्टिव टिश्यू का। एज द टर्म इंडिकेट, they functions in connection, it functions in connection between the 2 points. Now the muscular tissue movement, हम hands को मूव कर रहे हैं, हमारे अंदर में जो हम फूड पाइप है, जो GI ट्रैक्ट है, जो फूड अंदर की तरफ गले से मतलब स्टमक को वो पास हो रहा है एसोफेगस के थ्रू, तो वहां जो फूड का मूवमेंट हो रहा है दैट इज सपोर्टेड बाय द मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू का फंक्शन एकदम डिफरेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो 4 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज का, वो टाइप्स किस बेसिस पे किया गया है, उनके क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर एक पिक्चर आप ब्रेन में क्रिएट कर पा रहे होंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, लेकिन आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर उनके कैसे होंगे। उसमें एपिथेलियल के और भी टाइप्स बढ़ेंगे, कनेक्टिव के और भी टाइप्स बढ़ेंगे, मस्कुलर के और टाइप्स बढ़ेंगे, नर्वस में भी कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। तो ये जो ट्री हमने इतना शॉर्ट ट्री बनाया है, ये आगे थोड़ा और एलेबोरेटिव हो जाएगा, ये और काफी एक्सपैंड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम के बेसिस पे सेल के कंटेंट्स को बताने की कोशिश किया था, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि एक फ्लो डायग्राम के थ्रू जितने भी टिश्यूज हैं वो एक बोर्ड पे आ जाए। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि शायद वो आ पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज थे, जो कि हमने 4 कैटेगरी दिया ही है, उस 4 कैटेगरी में हमने डिफाइन किया है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, ये थोड़ा इससे कम है, ये और कम है, ये सबसे कम है, इसमें कैटेगरी कम बनेगी। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। इस नर्वस टिश्यू में अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे और ग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन का नाम आप पहले सुने होंगे, बट ग्लियल सेल्स के बारे में शायद नहीं सुने होंगे, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। पहले मैं इसको कैटेगराइज कर लेता हूं। फर्दर, ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, दिस पर्टिकुलर मस्कुलर टिश्यूज
is again further divided into three main categories. That particular muscular tissue is divided into three main categories. The first one is called as skeletal muscle. The second one is called as smooth muscle. And the third one is called as cardiac muscle. So there are three categories under the section of that muscular tissue. The one is skeletal muscle. It is also called as voluntary muscle. Voluntary muscles, or it can be also called as striated muscle. ओके हमने तीन नाम दिया इसका, ये स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं और स्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स? बिकॉज द एक्शंस which is being done by those muscles can be controlled. ये कंट्रोल किया जाता है. एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स? बिकॉज स्ट्रिएशंस आर present. Striations are present, and these striations are in the form of present in the form of these striations are present in the form of proteinaceous structure like filament. एक लाइनिंग प्रेजेंट होगी जो कि एक बैंड क्रिएट करेंगे, है ना. वो क्या क्रिएट करेंगे? एक बैंड क्रिएट करेंगे. इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो. सोसाइटी में जो लिनन का कपड़ा होता है, जो खादी का कपड़ा होता है, वो क्या होता है? एकदम उसमें ऊपर से बारीकियां दिखती है, एक लाइनिंग दिखती है. लाइक दैट ये भी दिखेगा. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम अपने हाथ को फोल्ड करना चाहें तो हम करेंगे, नहीं इच्छा है तो भाई हम नहीं करेंगे. हमें मूवमेंट करने की इच्छा है तो हम करेंगे, मूवमेंट नहीं करना है बॉडी में तो नहीं करेंगे, है कि नहीं. अगर चलना है तो चलेंगे, नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे. मतलब these all kinds of actions can be controlled by our wish. तो इसके बेसिस पे इसे हम वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं. मतलब we can control the actions. striations present है, so we can also call them as striated muscles. Now coming to the section of smooth muscles, as the term indicates, they are smooth and they perform involuntary actions, so can be called as involuntary muscles. So called as involuntary muscles, or they are also called as, यहाँ पे हमने क्या देखा? ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं. तो यहाँ पे स्ट्रिएशंस एब्सेंट है. स्ट्रिएशंस इज नॉट प्रेजेंट क्योंकि इनका टर्म क्या है? दे आर स्मूथ, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. इसके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है अपनी बॉडी में, जो फूड पाइप है, जब माउथ से ओरल कैविटी से जो फूड मूव करता है फूड पाइप के थ्रू स्टमक के लिए, तो उस मूवमेंट को वी कैन नॉट कंट्रोल. तो वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे, दे आर लाइक स्मूथ मसल्स. एज फॉर एग्जांपल, इन GI tract, gastrointestinal tract. Now coming to the section of cardiac muscles, they are present. यहाँ पे फाइन striations प्रेजेंट होते हैं. very fine striations are present, और इसे हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स में ही रखेंगे. ठीक है. प्रेजेंट इन हार्ट. अब हार्ट के एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? पंपिंग ऑफ हार्ट कैन बी कंट्रोल? नो, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विश.
So they perform involuntary actions. That actions cannot be controlled by our wish. उसे हम क्या कहेंगे? Involuntary कहेंगे, और जिसे हम कंट्रोल कर सकें, they are called as voluntary muscles. Now coming to the connective tissue, इसे भी हम 4 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पैक्टनेस. पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. मैं कनेक्टिव टिश्यू को CT से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा एडिपोज टिश्यू एंड areolar tissue. The second category is loose के बाद fibrous connective tissue. The third one is fluid connective tissue, and the fourth one is compact connective tissue. इस compact connective tissue में हम जो पढ़ेंगे वो bones and cartilage के बारे में पढ़ेंगे. Fluid connective tissue में हम blood and lymph के बारे में पढ़ेंगे. और ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे. और ये जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज supportive connective tissue. It is what called as supportive connective tissue. तो हमने ये 3 कैटेगरी देखी है. पहला, नर्वस टिश्यू में हम न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स पढ़ेंगे. मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरी में हमने बांटा है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. एंड द कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 4 सब कैटेगरीज. The loose connective tissues, as the term indicates, कि ये जो टिश्यूज होंगे, जो ये एक दूसरे के जो सेलुलर अरेंजमेंट होंगे, बीच में गैप होगा, दे आर लूजली पैक्ड, जो कि एडिपोज और एलियोलर टिश्यू होगा. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, डेंस होगा थोड़ा, तो टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे. फ्लूइड में फ्लूइड लाइक नेचर होगी, इनकी फ्लूइडिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो कि ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. और कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू में, एज द टर्म इंडिकेट्स, दे आर वेरी कंपैक्ट लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज. नाउ दैट एपिथेलियल सेल्स, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है, सॉरी नॉट सेल्स, दिस एपिथेलियल टिश्यूज is further classified into 2 main categories. इसके सब डिविजन्स ज्यादा हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल करूंगा, है ना. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी कंपाउंड. सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, simple epithelium, or it can be called as compound epithelium. Now why we say it as simple? If single layer is present, like suppose that we are making a cell here, ये एक लेयर फॉर्म हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम. नाउ फॉर दैट सेक, कंपाउंड, मोर देन 1 लेयर इज प्रेजेंट. जब एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट हो, लाइक सब, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आप समझ लेंगे. जैसे मान लीजिए ये एक लेयर हो गया, यहाँ पे दूसरा लेयर हो गया, यहाँ पे फिर मैं एक और तीसरा लेयर भी बना देता हूं. अगर ऐसा लेयर फॉर्म होता है, तो इन दैट केस दे आर व्हाट कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम. तो जो ये सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं, वो
एरियुलर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होंगे, और इनके ग्लैंडुलर फंक्शंस भी होंगे। ये जो है, ये बाकी ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो ग्लैंडुलर फंक्शन भी करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मटेरियल्स होगा वहां पे ड्यू टू वेरी लेस स्पेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता दे रहा हूं, दे सिंपली लैक द ब्लड vascular connection, lacks blood vessels, they lacks blood vessels, so exchange of material is done by simple diffusion, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा एपिथेलियल टिश्यूज के केस में, क्योंकि इनके बीच में कोई ब्लड वेसल्स का इनर्वेशन नहीं है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो एक दूसरे से जो एक्सचेंज करेंगे दे सिंपली एक्सचेंज बाय द मैकेनिज्म ऑफ diffusion. Now what is that diffusion? When the movement of molecules from high concentration to low concentration without expending any amount of energy, जहां पे कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही हो और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सो इन दैट केस दे आर व्हाट कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इनके बीच में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन बिटवीन टू सेल्स a very negligible or no space, negligible or no intercellular space is present, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, बट दे हैव कनेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज डेस्मोसोम, उनके पास डेस्मोसोम प्रेजेंट होगा। बाकी यहाँ पे सिंपल में और डाइवर्सिफिकेशन होंगे और कैटेगरी होगी, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, कॉलमनर होगा, स्क्वैमस होगा, लाइक दैट सेम कंपाउंड में भी होगा। तो ये जो हम करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कि ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए, आप चीजों को समझ सके। लगे तो इस वीडियो को आप 2 बार देखना, अगर एक बार में थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करना। बाकी फॉर द सेक ऑफ ऑल द टॉपिक्स मैं डिटेल में इंडिविजुअली मैं लेक्चर बाय लेक्चर में इसको फिनिश करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूमन एनाटॉमी में भी यूज होगा, पूरी एनाटॉमी में, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर जगह इसका यूज होगा आपको। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका यूज होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नीट एज वेल। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको जो करना है करो, बट स्टडी जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।